तो चलिए इसे समझते हैं। कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार को भरोसे में सिर्फ साइन करके एक खाली चेक दिया है? या शायद किसी से लिया हो। हाँ, जिस पे ना कोई रकम लिखी हो ना कोई तारीख। ये भरोसे का एक बहुत बड़ा प्रतीक लगता है ना, कि देखो हम तुम पे इतना यकीन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर यही भरोसा टूट जाए और वो चेक बाउंस हो जाए? आज हम एक ऐसे ही मामले की गहराई में उतर रहे हैं जो दोस्ती, उधार और एक खाली चेक के इर्द गिर्द घूमता है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक जबरदस्त फैसला है, बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार। ये फैसला एक साइन किए हुए खाली चेक की ताकत के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। सही कहा। आज का हमारा मकसद ये जानना है कि कानून की नजर में आपके एक दस्तखत की कीमत क्या है और ये कैसे एक मामूली लेन देन के विवाद को एक कानूनी चक्रव्यूह में बदल सकता है। और यहाँ जो बात इस केस को बेहद दिलचस्प बनाती है वो है इसका सफर। ये एक ऐसा मामला है जो निचली अदालत से शुरू हुआ, फिर अपील में गया, फिर हाई कोर्ट पहुंचा और आखिर में सुप्रीम कोर्ट। और हर बार नतीजा अलग। लगभग। मजे की बात यह है कि हर अदालत ने इस कहानी को एक अलग ही नजरिए से देखा। ये केस हमें दिखाता है कि कानून, खासकर चेक बाउंस से जुड़ा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कितना पेचीदा है। अच्छा, आज हम कानून के एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत, प्रिजम्पशन यानी कानूनी धारणाओं को समझेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी चेक बाउंस के मामले का पासा पूरी तरह से पलट सकता है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ऊपर से देखने पर यह मामला बड़ा सीधा साधा लगता है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ है बीर सिंह और दूसरी तरफ मुकेश कुमार। दोनों एक दूसरे को जानते थे। बीर सिंह का कहना है कि उन्होंने मुकेश कुमार को एक दोस्ताना उधार के तौर पर 15 लाख रुपए दिए थे। हाँ, और इस उधार के बदले में मुकेश कुमार ने बीर सिंह को एक चेक दिया। जब बीर सिंह ने वो चेक बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गया। वजह? पैसे नहीं थे अकाउंट में। बिल्कुल। खाते में अपर्याप्त फंड यानी इनसफिशिएंट फंड्स। ये चेक बाउंस का सबसे आम कारण है। इसके बाद जैसा कि कानून कहता है, बीर सिंह ने मुकेश कुमार को एक लीगल नोटिस भेजा, जिसका कोई जवाब नहीं आया होगा। कोई जवाब नहीं आया। बस यहीं से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई और बीर सिंह ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दर्ज करा दिया। यहाँ तक तो ये एक टिपिकल चेक बाउंस केस लग रहा है। ऐसी हजारों कहानियां रोज अदालतों में पहुंचती हैं। तो जब मामला ट्रायल कोर्ट में गया तो क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट ने सारे सबूत देखे, गवाहों को सुना और मुकेश कुमार को दोषी पाया। अच्छा, उन्हें 1 साल की जेल की सजा और मुआवजा देने का आदेश दिया गया। तो मामला साफ था। हाँ, मुकेश कुमार इस फैसले के खिलाफ अपीली अदालत में गए, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। अपीली अदालत ने उन्हें दोषी तो माना, लेकिन सजा 1 साल से घटाकर 6 महीने कर दी। तो निचली 2 अदालतें एक मत थीं कि मुकेश कुमार दोषी हैं। जी बिल्कुल। 2 अदालतें कह चुकी थी कि मुकेश कुमार दोषी हैं। मामला लगभग बंद लग रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा और उन्होंने पूरा फैसला ही पलट दिया। मुकेश कुमार को बरी कर दिया गया। सवाल यह है कि हाई कोर्ट को ऐसा क्या दिखा जो बाकी 2 अदालतों से छूट गया था? ये तो बहुत बड़ा उलटफेर है। बिल्कुल, और यही इस केस का पहला बड़ा ट्विस्ट था। हाईकोर्ट ने अपना पूरा फैसला एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आधारित किया, जिसे फिडुशियरी रिलेशनशिप यानी विश्वासी संबंध कहते हैं। विश्वासी संबंध? हाँ, इसका मतलब है भरोसे पर आधारित रिश्ता, जैसे एक डॉक्टर और मरीज का या एक वकील और उसके क्लाइंट का होता है। अच्छा, तो इन दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता था? शिकायतकर्ता बीर सिंह पेशे से एक इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर थे और आरोपी मुकेश कुमार उनके क्लाइंट थे। ओह, तो ये एक प्रोफेशनल रिश्ता था। जी। हाईकोर्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच एक पेशेवर रिश्ता था जो भरोसे पर टिका था, और इसी रिश्ते की वजह से हाईकोर्ट को पूरी कहानी पर शक हुआ। 1 मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। भरोसे का रिश्ता तो अच्छी बात है, इससे केस कमजोर कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि अगर भरोसा है तभी तो कोई 15 लाख रुपए कैश में उधार देगा। आपका सोचना बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे दूसरे एंगल से देखा। उनका तर्क था कि चूंकि बीर सिंह एक पेशेवर है और मुकेश कुमार उनके क्लाइंट, तो हो सकता है कि बीर सिंह ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया हो। अच्छा। हाईकोर्ट ने कहा कि इस विश्वासी संबंध के कारण ये साबित करने का भारी बोझ यानी हैवी बर्डन ऑफ प्रूफ शिकायतकर्ता यानी बीर सिंह पर है कि उन्होंने वाकई में 15 लाख रुपए का लोन दिया था। तो बर्डन शिकायतकर्ता पर डाल दिया। हाँ,
अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि एक इनकम टैक्स की समझ रखने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी रकम कैश में बिना किसी लिखा पढ़ी के कैसे दे सकता है। और मुकेश कुमार की क्या दलील थी? उसने चेक देने की बात से इनकार कर दिया था? नहीं, उसने चेक देने की बात मानी थी, लेकिन उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। क्या कहानी थी? मुकेश कुमार का कहना था कि उसने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के काम के लिए बीर सिंह को एक खाली साइन किया हुआ चेक दिया था और बीर सिंह ने उसी चेक का गलत इस्तेमाल करके उसमें 15 लाख रुपए भर दिए। और हाईकोर्ट ने ये मान लिया? हाईकोर्ट को मुकेश कुमार की इस दलील में दम लगा। उन्हें लगा कि बीर सिंह अपनी कहानी साबित नहीं कर पाए और उन्होंने मुकेश कुमार को बरी कर दिया। वाह, मतलब हाईकोर्ट का पूरा तर्क इस एक पेशेवर रिश्ते पर टिका था और उन्होंने सबूत का सारा बोझ शिकायत करने वाले पर ही डाल दिया। बीर सिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। जाहिर है मामला यहीं खत्म नहीं हुआ होगा। हाँ, कानून की सबसे बारीक बातें सामने आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को देखा और कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले को समझने में एक बुनियादी गलती की है। और वो बुनियादी गलती क्या थी? वो गलती थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 139 को नजरअंदाज करना। धारा 139। हाँ, यहीं पर कानून का वो शक्तिशाली, लगभग जादुई सिद्धांत सामने आता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, कानूनी धारणा। इसे आप चेक बाउंस मामलों का ब्रह्मास्त्र समझ सकते हैं। ब्रह्मास्त्र? ऐसा क्या है इसमें? ये धारा कहती है कि अगर किसी के हाथ में आपका साइन किया हुआ चेक है तो अदालत अपनी आंखें बंद करके पहले ये मान लेगी कि आपने उसे कोई कर्ज चुकाने के लिए ही वो चेक दिया था। अच्छा, तो ये तो पूरा खेल ही पलट गया। मतलब कानून की नज़र में अगर आपका साइन किया हुआ चेक किसी के पास है तो आप तब तक कर्जदार माने जाएंगे जब तक आप खुद को बेकसूर साबित नहीं कर देते। बिल्कुल। सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, शिकायत करने वाले से हटकर सीधे चेक देने वाले पर आ जाता है। एकदम सही। और यही इस पूरे केस का सार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ये बोझ गलत तरीके से शिकायतकर्ता बीर सिंह पर डाल दिया, जबकि कानून के मुताबिक ये बोझ आरोपी मुकेश कुमार पर था। तो मुकेश कुमार को साबित करना था कि चेक लोन के लिए नहीं था। हाँ, सिर्फ ये कह देना कि चेक तो टैक्स भरने के लिए दिया था काफी नहीं है। अदालतें रोज ऐसी कहानियां सुनती हैं। आपको कोई ठोस सबूत देना पड़ता, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप चैट, कोई गवाह जो आपकी बात को पुख्ता करे। इस मामले में आरोपी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस खाली चेक वाली दलील का क्या हुआ? ये बात तो हजम नहीं हो रही। हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी के तौर पर या भरोसे में खाली चेक देना कितना आम है। सही बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये पूरी प्रैक्टिस ही खतरनाक है? अगर कोई मकान मालिक मेरे सिक्योरिटी चेक का गलत इस्तेमाल कर ले तो क्या मैं ही फंस जाऊंगी? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल है और इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी और ये बात हर किसी को ध्यान से सुननी चाहिए। बताइए। कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा, पहली बात, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से एक साइन किया हुआ खाली चेक किसी को देता है तो जिसे चेक मिला है उसे ये अधिकार है कि वो उसमें रकम और दूसरी डिटेल्स भर सकता है। उसे अधिकार है? जी। दूसरी बात, सिर्फ इसलिए कि चेक बाद में भरा गया है वो अमान्य यानी इनवैलिड नहीं हो जाता। और तीसरी सबसे जरूरी बात, ये साबित करने का भार अभी भी चेक देने वाले पर ही रहेगा कि उस चेक का कोई कानूनी आधार नहीं था। मतलब वो किसी कर्ज या देनदारी के लिए नहीं दिया गया था, ये साबित करना होगा। बिल्कुल। एक मिनट, अगर कोई बाद में चेक में मनमानी रकम भर दे तो क्या ये चेक के साथ हेर फेर या ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा? अक्सर तो कहा जाता है कि चेक पर कोई भी काटा पीटी उसे बेकार कर देती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोशनी डाली। उन्होंने साफ किया कि अगर चेक देने वाले की सहमति है तो बाद में खाली जगह भरना ऑल्टरेशन नहीं माना जाता। अब आप पूछेंगे कि सहमति कैसे साबित होगी? हाँ, तो अदालत ने कहा कि जब आपने अपनी मर्जी से साइन किया हुआ चेक किसी को सौंप दिया और इस बात का कोई सबूत नहीं कि वो चोरी हुआ था या आपसे जबरदस्ती लिया गया था, तो कानून ये मानकर चलेगा कि उसे भरने की सहमति भी आपने दी थी। एकदम। ये एक और कानूनी धारणा है। कानून आपके दस्तखत को आपकी सहमति मानता है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इसका मतलब है कि एक खाली चेक पर साइन करना एक तरह से किसी को अपने चेकबुक पर आर्थिक फैसले लेने का अधिकार देने जैसा है। आप इसे बिल्कुल सही समझ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बहुत साफ है, अपने हस्ताक्षर को हल्के में ना लें। ये एक वित्तीय वादा है। और उस विश्वासी संबंध वाली दलील का क्या हुआ जिसे हाईकोर्ट ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी बहुत साफ नजरिया दिया। हाँ, ये मैं पूछने वाली थी, क्या एक डॉक्टर मरीज या वकील क्लाइंट का रिश्ता इस नियम को नहीं बदलता?
क्या वहाँ भरोसे का फायदा उठाने की गुंजाइश ज्यादा नहीं होती? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विश्वासी संबंध होते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सिर्फ इस रिश्ते का होना धारा 139 की शक्तिशाली धारणा को खत्म नहीं कर देता। अच्छा, तो वो धारणा फिर भी लागू होगी? हाँ, यानी अगर आपका क्लाइंट आपको चेक देता है तो भी कानून पहले यही मानेगा कि वो चेक किसी देनदारी के लिए है। हाँ, अगर चेक देने वाला ये साबित कर दे कि उस पर किसी तरह का अनुचित प्रभाव डाला गया, उसे डराया धमकाया गया या उसके साथ धोखाधड़ी हुई, तब बात अलग है। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक कहानी सुना रहे थे जिसके पक्ष में कोई सबूत नहीं था। तो इन सब तर्कों के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का बरी करने का फैसला सरासर गलत था और कानून की स्थापित समझ के खिलाफ था। मतलब हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया? हाँ, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के दोष सिद्धि के फैसले को बहाल किया, यानी मुकेश कुमार को फिर से दोषी ठहराया गया। और सजा का क्या हुआ? क्या उन्हें जेल भेजा गया? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी नरमी बरती। उन्होंने मामले की पुरानी प्रकृति और इसमें लगे समय को देखते हुए 1 साल की जेल की सजा को बदल दिया। तो फिर क्या सजा दी? उसकी जगह उन्होंने मुकेश कुमार पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसमें से 15 लाख रुपए शिकायतकर्ता बीर सिंह को मुआवजे के तौर पर दिए जाने थे और 1 लाख रुपए राज्य सरकार को। अच्छा, कोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि अगर जुर्माना तय समय में जमा नहीं किया गया तो 1 साल की जेल की सजा फिर से लागू हो जाएगी। तो इस पूरे केस का निचोड़ क्या है? एक आम इंसान के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में चेक का इस्तेमाल करता है, इस फैसले के क्या मायने हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने चेक की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित किया है। यह फैसला कुछ बहुत ही साफ संदेश देता है। जैसे? पहला, एक साइन किया हुआ चेक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक गंभीर वित्तीय वादा है। कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। दूसरा, अगर आप किसी को खाली चेक पर साइन करके देते हैं तो जोखिम पूरी तरह से आपका है। कानून यह मानकर चलेगा कि आपने एक कर्ज चुकाने के लिए ऐसा किया है और इसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। और तीसरा पॉइंट? और तीसरा, पेशेवर या भरोसे का रिश्ता आपको इस कानूनी जिम्मेदारी से अपने आप नहीं बचाता। आपको ठोस सबूतों से यह दिखाना होगा कि आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल हुआ है। ये फैसला उन हजारों छोटे व्यापारियों और लोगों के लिए भी बहुत मायने रखता है जो लेन देन में पोस्ट डेटेड या सिक्योरिटी चेक पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल। ये उन्हें एक तरह की सुरक्षा देता है कि उनके हाथ में जो चेक है उसकी कानूनी वैधता है। बिल्कुल, इसका मकसद यही है कि व्यापार और लेन देन में भरोसा बना रहे। अगर लोग ये सोचने लगे कि चेक तो बस एक कागज है और उसे देने के बाद कोई भी कहानी बनाकर बचा जा सकता है, तो पूरा वित्तीय ढांचा कमजोर हो जाएगा। ये फैसला उसी भरोसे को मजबूत करता है। तो आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये है कि कानून की नजर में आपके दस्तखत की ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। सही कहा। धारा 139 की धारणा एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो चेक लेने वाले को देती है, लेकिन यही धारणा चेक देने वाले पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी डालती है। और खासकर एक साइन किया हुआ खाली चेक देना एक बहुत बड़े कानूनी जोखिम को दावत देना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एकदम सही कहा। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। ये पूरा फैसला एक हस्ताक्षर के भरोसे और उसकी कीमत पर जोर देता है। लेकिन आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। हम 1 क्लिक पेमेंट करते हैं, ऐप्स पर अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स सेव करते हैं और यूपीआई माइंडेड को बड़ी आसानी से ऑथराइज कर देते हैं। हाँ, ये तो रोज की बात है। क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि एक खाली चेक पर दस्तखत करने का आधुनिक डिजिटल समकक्ष क्या है? क्या किसी ऐप को अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट की परमिशन देना या किसी सेवा के लिए ई-मैंडेट सेट करना भविष्य में ऐसी ही अनकही देनदारियों को जन्म दे सकता है जिन्हें साबित करने का बोझ हम पर ही आ जाए और जिन्हें हम आज पूरी तरह से समझ भी नहीं रहे हैं?